अरे सुमन, ये माँ बर्तन क्यों मांज रही थी? तुमसे माँ के 2 बर्तन भी मांजे नहीं जाते। दिनेश ने अपनी पत्नी सुमन से गुस्से में कहा। अरे अरे, मैंने नहीं कहा माँ को अपने कप प्लेट धोने के लिए। अभी वो चाय पीकर उठी थी तो हाथों हाथ धो लिए होंगे। मैं कपड़ों की तह लगा रही थी। 2 दिन से बर्तन धोने वाली कमला भी नहीं आ रही है। माँ जी स्वस्थ हैं तो भी मैं उनसे कोई भारी काम नहीं करवाती। बैठे बैठे धनिया मेथी बीन देती है। सुमन ने अपना पक्ष रखा। पर मैं ऑफिस से आया तो माँ कह रही थी कि अभी अभी वो बर्तन मांज रही थी, दिनेश ने कहा। सुमन ने बात को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा और वो अपने काम में लग गई। बहू, मेरे लिए रात के खाने में गोभी के पराठे बनाना, सुमन की सास लता जी बोली। पर माँ जी, मैंने आलू के पराठों की तैयारी कर ली है। गोभी के पराठे कल या परसों बना दूंगी, सुमन ने सहज लहजे में कहा। ऐसा करो दिनेश, मेरा टिकट करवा दो छोटे के घर का। यहाँ तो तुम्हारी पत्नी को मेरे लिए 2 पराठे बनाना भी अखरता है। छोटे के घर में नौकर चाकर कुक सबकी व्यवस्था है। यहाँ तो अपने बर्तन खुद धोकर भी अपनी पसंद का खाना नसीब नहीं होता, लता जी फिर बोली। सुमन सुमन, माँ के लिए आलू के पराठों के साथ साथ 2 गोभी के पराठे भी बना देना, दिनेश ने कहा। पर आलू के पराठों की तैयारी हो चुकी है, गोभी के पराठे बनाने में वक्त लगेगा। कल डॉली का एग्जाम है, मुझे उसकी भी तैयारी करवानी है। अभी पराठों के साथ के लिए चटनी बनानी भी बाकी है। मुझे बच्चों के स्कूल टिफिन की तैयारी भी रात को ही करनी होती है। रात के बर्तन भी धोने होंगे। मैंने कहा ना, मैं कल गोभी के पराठे बना दूंगी, सुमन ने सफाई देते हुए कहा। मैंने कहा अभी के अभी माँ के लिए उनकी पसंद का खाना बनाओ, दिनेश गुस्से से चिल्लाया। ना चाहते हुए भी सुमन ने गोभी के पराठे बनाए। रात 12 बजे तक उसके सारे काम चलते रहे। दिनेश परिवार का बड़ा बेटा था। उसके परिवार में माँ लता जी, पत्नी सुमन, 2 बच्चे, 1 बेटा और 1 बेटी। उसके छोटे भाई अजय का परिवार बड़े शहर मुंबई में रहता है। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पैकेज के साथ ऊंची पोस्ट पर है। उसके परिवार में उसकी पत्नी आरोही और 1 बेटा है। माँ लता जी रहती तो अधिकतर समय दिनेश के साथ, पर कुछ समय के लिए छोटे बेटे के पास भी आती जाती रहती। इसके अलावा दिनेश की एक शादीशुदा बहन रचना है, जो अपने ससुराल से अलग अपने पति और बच्चों के साथ रह रही है। दिनेश के माता पिता गांव में रहते थे। दोनों बेटे नौकरी के चलते अलग अलग शहर में रहते थे। पिता के देहांत के बाद दिनेश माँ को अपने साथ ले आया। बुलाने पर उसकी माँ अपने छोटे बेटे अजय के पास भी जाया करती। जहां दिनेश 35-40 हजार महीना कमाता था, वहीं उसका छोटा भाई अजय 1.5 लाख रुपए वेतन पाता था। उसकी पत्नी को हर सुविधा उपलब्ध थी। अजय का सोचना था कि जब वो अच्छा कमाता है तो उसकी पत्नी को भी हर सुविधा मिले, इसमें क्या हर्ज है। अजय की पत्नी आरोही अपनी सास और ननद के व्यवहार से परिचित थी, इसलिए उसे जितना होता वो उतना ही करती। सास ननद की गैर जरूरी डिमांड को इग्नोर करती। उसका पति उसके साथ था, इसलिए सास की सारी फरमाइशें मनमर्जी वहां नहीं चलती। अजय के घर उसकी माँ लता जी को कायदे से रहना होता। आरोही भी सास ननद को उचित सम्मान देती, उनके खाने पीने रहने की अच्छी व्यवस्था करती, पर एक लिमिट में रहकर। वो अपना और अपने बच्चों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखती। जैसे बच्चों के एग्जाम के समय सास को टीवी का वॉल्यूम कम रखने को कहती। काम वाली के ना आने पर 2 की जगह 1 सब्जी ही बनती। सास से भी मदद लेती, जैसे मटर छील दो, कपड़ों की तह लगा दो। आरोही के बाहर जाने पर शाम की चाय सासुमाँ को खुद बनाकर पीनी होती। जहां जरूरी होता वहीं सासुमाँ को साथ ले जाया जाता। पति पत्नी अकेले भी कभी कभी बाहर जाते। इससे आरोही को सासुमाँ का आना बोझ नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से जीती थी। वो योगा क्लास भी जाती, किटी पार्टी भी जाती, पर सास का सम्मान भी करती, उनका ध्यान भी रखती। दिनेश हमेशा एक जिम्मेदार बेटा व भाई ही बना रहा। अपनी पत्नी और बच्चों के आगे अपने माता पिता, भाई बहन की खुशियों, इच्छाओं को रखता, चाहे वो इच्छाएं गलत व गैर जरूरी ही क्यों ना हो। दिनेश की पत्नी सुमन के ऊपर बहुत से नियम कानून का बोझ था। सुमन का पूरा दिन घर गृहस्थी व सास की ढेरों फरमाइशें पूरी करने में ही बीतता। शादी से पहले सुमन एक स्कूल में जॉब करती थी, पर शादी के बाद उसे जॉब नहीं करने दी गई। सासुमाँ के आने पर एक बार सुमन ने पति से कहा, मैं जॉब करना चाहती हूँ, आपकी आर्थिक मदद करना चाहती हूँ, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती हूँ। अब तो माँ जी भी यहीं हैं, मेरी गैर मौजूदगी में वो बच्चों का ध्यान भी रख सकती हैं। सास लता जी ने तो बच्चों की जिम्मेदारी लेने से साफ साफ मना कर दिया, जबकि वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। और दिनेश ने भी कहा कि तुम्हारे काम पर जाने से माँ की सुविधा में खलल पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा जॉब करना ठीक नहीं है।
घर में सिर्फ बर्तन के लिए घरेलू सहायिका थी, बाकी सब काम और रसोई सुमन को ही संभालनी पड़ती। दिनेश ने शादी की पहली रात ही सुमन से कह दिया था, माँ को कुछ मत कहना, उनकी खुशी का पूरा ध्यान रखना। मेरी बहन बहुत लाडली और नकचड़ी है, उसकी बात का बुरा मत मानना। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी पर प्रेशर बढ़ा रहा था। दिनेश का छोटा भाई अजय पैसे वाला था। वो माँ को विदाई में ढेरों कपड़ों के साथ पैसे भी देता। अजय ने माँ को सम्मान के साथ अपनी पत्नी को अधिकार भी दे रखे थे। अजय अपनी भाभी की स्थिति से भली भांति परिचित था। कैसी हालत कर दी थी उसकी माँ और उसके भाई ने उसकी भाभी सुमन की। वो अपने भाई को समझा समझा कर थक चुका था कि हर रिश्ते की अपनी सीमा होती है। हमें माँ और पत्नी में बैलेंस बनाकर चलना होता है। अगर किसी एक के प्रति झुकाव ज्यादा हो तो दूसरा पक्ष दुखी और नाराज रह सकता है। पर दिनेश की आंखों पर स्वार्थ भरे रिश्ते की पट्टी बंधी थी। वो हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों का मन मारता रहा। अरे दिनेश, फोन लगाकर अपनी बहन रचना को मायके बुला ले। गर्मी की छुट्टियों में आई थी बेचारी, पूरे 6 महीने हो गए इस बात को। अभी क्रिसमस की छुट्टियों में बच्चों संग हफ्ता 10 दिन के लिए यहाँ आ जाएगी, लता जी बोली। पर माँ जी, ठंड की छुट्टियों में तो मैं मायके जाना चाह रही थी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में भी मैं वहां नहीं जा पाई थी। पहले महीने भर के लिए दीदी आई थी, फिर आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मायके जाना तो मेरा रह ही गया था। इसलिए हफ्ते भर के लिए मैं बच्चों को लेकर मायके जाना चाहती हूँ, सुमन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अब मेरी बेटी का आना जाना भी गिनने लगी हो तुम बहू। तुम्हें जहां जाना हो जाओ, पर मेरी बेटी को तो मैं मायके जरूर बुलाऊंगी, लता जी बोली। माँ का इतना बोलना था कि दिनेश ने सुमन का मायके जाना ही कैंसिल कर दिया और अपनी माँ की खुशी के लिए उसने अपनी बहन को मायके बुला लिया। ननद के आने से सुमन के लिए स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। माँ बेटी मिलकर बहू को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि जब पति ही परेशानी ना समझे तो बाकी सबकी हिम्मत और बढ़ जाती है। दिनेश नहीं समझता था कि पत्नी भी जीवन का जरूरी हिस्सा है, ताउम्र का रिश्ता है। उसे पति के सहारे और वक्त की जरूरत होती है। भाभी, आज पनीर चिली, चाउमीन और मंचूरियन बनाना, ननद रचना ने सुमन से फरमाइश की। ठीक है, लेकिन पनीर और कॉर्नफ्लावर बाजार से लाना होगा। क्या आप स्कूटी से पास की दुकान से ले आएंगी प्लीज? तब तक मैं सब सब्जियां चॉप करती हूँ, सुमन बोली। बहू, कितनी कामचोर होती जा रही हो तुम। अपनी ननद से सामान लाने को कह रही हो, फटाफट सारा सामान तुम ही लेकर आओ, लता जी कुछ जोर से बोली। सुमन के सिर पर बहुत काम था, ऊपर से सास ननद का ऐसा रवैया। वो जानती थी कि उसके जरा सा कुछ बोलने पर भी घर में क्लेश हो जाता है। इसलिए सुमन ने खुद ही स्कूटी की चाबी ली और सामान लेने निकल गई। मन में चलती उथल पुथल और ध्यान भंग होने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसने जैसे तैसे अपने पति को फोन किया। दिनेश उसे अस्पताल लेकर गया, जहां उसके दाहिने पैर में मेजर फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लग ही जाएंगे। सुमन हॉस्पिटल में थी, पर उसकी असली परीक्षा तो घर आने पर शुरू होनी थी। एक्सीडेंट वाले दिन ही दिनेश की बहन रचना उससे कहती है, भैया, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, वहां मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं है। पर तुम तो 10 दिनों के लिए यहाँ आई थी, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए। वैसे भी तुम तो अपनी सास से अलग रहती हो, तुम्हारी देवरानी ही संभालती है तुम्हारी सास को। तुम्हारी भाभी के पाँव में फ्रैक्चर आया है, ऐसे समय में हफ्ता भर तो रुक जाओ, यहाँ रसोई और बच्चों को संभाल लो, तब तक मैं किसी खाना बनाने वाली की व्यवस्था करता हूँ। पर रचना ने अपने भाई की एक ना मानी और काम से बचने के लिए मुश्किल घड़ी में भाई को छोड़ अपने ससुराल चली गई। बेटा, मेरी भी टिकट बनवा दे, मैं भी छोटे के घर चली जाती हूँ। कब से बुला रही है मुझे छोटी बहू। अब यहाँ बड़ी बहू तो मेरी सेवा करने से रही और मुझसे ना होगी बहू की चाकरी, लता जी बोली। पर माँ, मैं 1-2 दिन में खाना बनाने वाली का इंतजाम कर लूंगा, बस आप बच्चों को संभाल लेना। घरेलू सहायिका पर भी तो ध्यान देना होगा, काम सही से हो रहा है या नहीं, खाने में क्या बनेगा, रसोई में सामान कहाँ रखा है। आप रुक जाती तो सही रहता, दिनेश बोला। तू टिकट बनवा रहा है या मैं छोटे को ही फोन करके बुला लूं मुझे ले जाने के लिए, लता जी ने जोर देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दिनेश के फोन पर उसके छोटे भाई का फोन आता है। भैया, भाभी की ऐसी हालत में भी माँ कह रही है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। बहन तो पहले ही जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने ससुराल लौट गई। जिस भाभी ने पिछले 10 सालों से पूरे परिवार को संभाला है, आज सब मिलकर उन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारी माँ इतनी भी लाचार नहीं है कि बच्चों की देखभाल ना कर सके। पिछले साल उन्होंने पूरी 84 कोस की ब्रज यात्रा पैदल की थी। शादी विवाह
गृह प्रवेश, सत्संग सब जगह तो जाती हैं, बाहर का खाना भी बड़े मजे से खाती हैं। आपने आज तक माता पिता, भाई बहन को अपने परिवार से ऊपर रखा। आज उनसे आपके ही बच्चों और पत्नी की देखभाल नहीं की जा रही। हमेशा अपनी पत्नी को अपनी हर बात मानने पर आपने मजबूर किया। माँ की गलत बात को भी तवज्जो दी। आज जब आपकी पत्नी और बच्चों को जरूरत है मदद की तो सब साथ छोड़ रहे हैं। भैया, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो भविष्य में आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलिए। आप माँ को मेरे यहाँ भेज दीजिए। मैंने एक एजेंसी में बात भी कर ली है, वो कल घरेलू सहायिका भेज देंगे। अब आपका फर्ज है भाभी और बच्चों को संभालना। माँ और पत्नी में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। दोनों को अपने हिस्से का प्यार और समय दीजिए। छोटे भाई अजय ने दिनेश को समझाया। माँ को भाई के यहाँ भेजकर दिनेश वापस सुमन के पास हॉस्पिटल जाता है। बच्चों और घर की व्यवस्था संभालने में पड़ोसियों ने दिनेश की काफी मदद की। सुमन, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। कल से घर की सफाई और खाना बनाने के लिए घरेलू सहायिका आ जाएगी। ऐसा बोलकर दिनेश जरूरी दवाइयां लेने चला जाता है। आज पहली बार सुमन को अपने पति की आंखों में उसके प्रति प्यार और सहयोग की भावना दिखी। इस घटना के बाद दिनेश अपनी माँ का आदर सम्मान जरूर करता, पर साथ साथ अपनी पत्नी की भावनाओं को भी आहत करने से बचता। उसे जबरदस्ती किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता। दोस्तों, पुरुषों को अच्छे बेटे बनने की कोशिश में एक पति का फर्ज नहीं भूलना चाहिए। दोनों रिश्तों को साथ लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।